Hello everyone, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 12th students, भाई जिसका आपको इंतजार था, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुका है, क्योंकि आज के इस सेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की। यस डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कह रहे थे मैम क्लास 11th का CS, IT, IPAI लेकर आ चुके हैं, बट व्हाट अबाउट 12th? तो बेटा जी क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस की धमाकेदार शुरुआत, नए सेशन की नई शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम कर चुकी है अपने चैनल पर। तो अब आपको ऑन शेड्यूल क्लास 12th के IT, AI, CA, CS सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं, है ना जी। तो यदि अपने बोर्ड एग्जाम को इस साल फोड़कर आना चाहते हो, पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हो, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि इतिहास गवाह है। अपने सीनियर से जाके पूछना, लास्ट ईयर का पेपर देखना, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, जैसा जैसा मैंने पढ़ाया था, वैसे वैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो आपके सीनियर्स है वो 95, 98, 99, 100 में से 100 मार्क्स भी स्कोर करें, है ना जी। तो यदि आप भी इस ईयर सेशन 25-26 को अपने जीत का साल बनाना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुरुआत से एंड तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 12th के CS में 0 से हीरो बनने का सफर तय करेंगे और आपके 100% मार्क्स मेरी तरफ से गारंटेड है, यदि आप पूरी मेहनत करोगे जैसे मैं जिस लेवल पे करवाने वाली हूँ, है ना जी। तो आज के इस सेशन से क्लास 12 CS कंप्यूटर साइंस की धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं विद यूनिट 1, जो कि आपसे 40 नंबर का पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, मतलब कि जो आपका क्लास 12th का CS का एग्जाम होगा बेटा जी, CS का जो आपका क्लास 12th का एग्जाम होगा, वैसे तो वो 100 मार्क्स का होता है, वैसे तो वो 100 मार्क्स का होता है, बट ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है? एक होता है आपका 70 मार्क्स का थ्योरी और दूसरा होता है आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पूरी तैयारी में करवाऊंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। 70 मार्क्स थ्योरी मार्क्स जो आपका पेपर होने वाला है, उसकी तगड़ी प्रिपरेशन हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें 70 में से आप सोचो 40 मार्क्स का आपका यूनिट 1 है, 40 मार्क्स का यूनिट 1 है। अब आप बोल रहे हो मैम ये कैसे बोल रहे हो? लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेटा जी सिलेबस नहीं देखा है तो देख लो, वीडियो बना दिया ऑलरेडी मैंने, क्लास 11-12 CS का वीडियो कंप्लीट बना दिया सिलेबस वाला, जो इस ईयर का सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 जो है प्रोग्रामिंग कंप्यूटिंग पार्ट 2, उसमें से 40 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी बचे हुए जो यूनिट्स आपके डेटाबेस वाला यूनिट है ना, और आपका एक जो नेटवर्किंग वाला यूनिट है, इंटरनेट वाला यूनिट, वहां से कुछ 10 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो रेडी हो मेरे साथ में एग्जाम को फोड़कर आने के लिए? सफर की शुरुआत हम कर चुके हैं, नई जर्नी, नया सफर आपकी अपनी बरखा मैम के साथ, क्लास 12 CS के साथ। पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर 1। ठीक है, अब देखो क्लास 11th में ना आपने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना, लेकिन क्लास 11th का जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक क्लास 12th में आगे क्या पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ हमें एडवांस पढ़ना है। क्लास 12th में आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ना है, क्लास 12th में आपको पाइथन के आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में पाइथन को कैसे यूज करते हो, स्टैक्स क्यूज क्या होता है ना, फाइल हैंडलिंग में कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो एडवांस पार्ट जो है पाइथन का वो यही हम कवर करने वाले हैं। तो एडवांस पढ़ने के पहले थोड़ा सा रिकॉल भी तो होना चाहिए। क्यों रिकॉल कर रहे हैं? जो कहीं आपको कोई नहीं करवा रहा होगा, बिकॉज क्योंकि जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है ना, उसमें लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, पहले ही जहां सिलेबस शुरू हो रहा है ना, वहीं लिखा हुआ है यूनिट 1 में कि आपको पाइथन रिवीजन टूर 1 और 2 वाला पार्ट कवर करना होगा क्लास 12 CS में। समझ में आई बात? तो जल्दी जल्दी जरा आज के सेशन में हम पाइथन को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आएंगे हम फाइल हैंडलिंग और फंक्शंस पे, जो कि मेजर टॉपिक्स है आपके, जहां से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो तैयार हो रिवीजन के लिए? जरा कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप देके मुझे बताते जरूर जाना कि आपको चीजें समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं मैम क्लास 11-12 में? भाई 9th-10th में भी आजकल पाइथन ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब क्या है पाइथन? क्या है? बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। अब ये ट्रेंडिंग और पॉपुलैरिटी तो समझ में आती है, जो चीज ट्रेंडिंग होती है, जो चीज पॉपुलर होती है, उसको हर कोई यूज करता है, ठीक है। तो पाइथन भी वैसी ही एक ट्रेंडिंग और पॉपुलर लैंग्वेज है अमंगेस्ट ऑल द लैंग्वेजेस। यदि हम बात करें C++, जावा की, तो उसके कंपैरेटिवली पाइथन में कोड करना इजी होता है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जहां इसके कोड को रन कर सकते हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से रन कर सकते हो, जैसा चाहते हो वैसा कोड करके रन कर सकते हो, लेस सिंटैक्सेस के साथ में रन करते हो, बड़े बड़े कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, एडवांस लाइब्रेरीज यहाँ अवेलेबल है मैम, दैट्स व्हाई द पाइथन इज वेरी मच पॉपुलर और ट्रेंडिंग लैंग्वेज। अंडरस्टैंड दिस थिंग। किसने डेवलप किया था इसको?
गाइडो वॉन रॉसम ने डेवलप किया था, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है 1991 में। अब व्हाई इट्स नेम इज पाइथन, इसका नाम पाइथन ही क्यों पड़ा मैम, ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। क्या जो बड़ा स्नैक है उसके नाम पे क्या इसका नाम रखा गया था, बिल्कुल नहीं। जब ये लैंग्वेज को गाइडो वॉन रॉसम डेवलप कर रहे थे एट दैट टाइम वो एक सीरीज देखते थे, बीबीसी सीरीज था, टीवी शो था, एक बीबीसी टीवी शो, जिसमें उन्हें एक कैरेक्टर बहुत पसंद था जिसका नाम था पाइथन। तो वो उसी कैरेक्टर के नाम से अपनी इस लैंग्वेज का नाम उन्होंने रखा, क्योंकि वो अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम थोड़ा मिस्टीरियस और अमेजिंग रखना चाहते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया है, इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा है। तो जितने बच्चे अभी भी ये सोचते हैं ना कि मैम बिग स्नैक के नाम पे क्या इस लैंग्वेज को नाम रखा गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना जी। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th में भी पूछे जाते हैं, 12th में भी पूछे जाते हैं। ओके जी, तो अर्ली 1990s में गाइडो वॉन रॉसम ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, जो कि बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। यदि आप आज से अभी से कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना चाहते हो तो बेटा पाइथन से शुरुआत करो, ठीक है जी। तो बिगिनर लेवल फ्रेंडली लैंग्वेज है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यहाँ इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है, इजी टू लर्न है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ओके, अब ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, तो क्लास 11th का ही पाइथन का जो रिविजन है वो हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगी, है ना, पूरा चैप्टर। तो एक चैप्टर को एक वीडियो में हम आज के सेशन में खत्म करेंगे। सेशन थोड़ा लेंथी होगा, बने रहना मेरे साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक, यदि पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिवीजन करना चाहते हो, जो कि आपने क्लास 11th में पूरे साल भर पढ़ा है ना। जो क्लास 11th में आपने पूरे साल भर पाइथन प्रोग्रामिंग का पार्ट पढ़ा है, 4 से 5-6 चैप्टर जो पढ़े हैं, यदि वो इस एक वीडियो में एक चैप्टर में खत्म करना चाहते हो तो बने रहना एंड तक, है ना। चलो, अब पाइथन में सबसे बेसिक यूनिट होती है जिसको कहते हैं टोकन्स। जैसे कि आप जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हो, जब आपने इंग्लिश को पढ़ना सीखना शुरू किया था, लिखना शुरू किया था, तो क्या होता है, इंग्लिश में हम पहले अल्फाबेट सीखते हैं, अल्फाबेट से फिर आप छोटे छोटे वर्ड्स बनाते हो, वर्ड से फिर आप सेंटेंसेस बनाते हो, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनाते हो, फिर पेज भर के आंसर लिखने की भी कैपेबिलिटी रखते हो कि नहीं, है ना। तो जैसे आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो तो उसका बेसिक्स को कवर करते चलते हो। जो भी आप वर्ड लिखोगे तो उसमें एक वर्ड में जो एक लेटर है वो भी एक अल्फाबेट कहलाएगा। वैसे जब हम कोड करते हैं ना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कोड करते समय जो भी आप कोड में एक वर्ड भी लिख रहे हो, कोड में एक लेटर भी लिख रहे हो, एक ऑपरेटर भी यूज कर रहे हो, प्लस माइनस भी लगा रहे हो, एक डॉट भी लगा रहे हो, तो वो टोकन कहलाता है। इसलिए इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। जब कोड करते समय आप छोटी से छोटी चीज भी कोड की जब देखते हो ना, तो वो कहलाती है टोकन्स, जिसको हम इसे लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। ओके, अब टोकन्स में क्या क्या चीजें आ जाती है, जब कोड लिखते हो तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हो, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। जैसे इंग्लिश में आपने कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसमें पंक्चुएटर्स आते हैं, कॉमा आता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, ठीक है, कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क आते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ना कंप्लीट। बिल्कुल वैसे ही पाइथन में जब कोड करते हो तो वो जो कोड होता है वो कीवर्ड से मिलकर बना होता है, आइडेंटिफायर्स से मिलकर बना होता है, लिटरल से मिलकर बना होता है, ऑपरेटर्स का इसमें यूज किया जाता है, वहीं पंक्चुएटर्स का भी यूज करते हैं, और यही सारी चीजें क्या कहलाती है, टोकन्स कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा फॉर A1 इन रेंज फंक्शन का यूज कर रही हूं, और यहां मैंने कुछ वैल्यू दे दी जो यहां आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे 4 क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, A1 क्या है, वेरिएबल है, इसको आप आइडेंटिफायर भी कह सकते हो, है ना। इन क्या है, यहाँ पे अगेन कीवर्ड है, रेंज एक फंक्शन है जिसमें आपने कुछ पैरामीटर और कुछ वैल्यू पास की हुई है ना। इनको ऑपरेटर कहोगे, इन और नॉट इन जैसे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू डिवीजन, आगे सब पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक चीज क्लियर हो गई कि भाई टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट दैट यू आर यूजिंग इन राइटिंग अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। अब टोकन्स में सबसे पहले हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा। देन व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका अपना यूज होता है पाइथन में। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन भी कुछ वर्ड्स को अपने लिए रिजर्व करके रखता है, जिसको आप किसी और पर्पज से यूज नहीं कर सकते हो, जिसको यूजर अपने डिफाइंड वर्ड्स के फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकता है, उसका अपना ही पहले से ही कोई मतलब होता है। जैसे कि मैथ्स में आपने पाई सुना है, मैथ्स में आपने पाई की वैल्यू सुना है कि पाई की वैल्यू जो होती है भाई वो 3.14 होती है। अब इस 3.14 को आप कोई और पर्टिकुलर यूज में नहीं ले सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड है, फिक्स्ड है, मैथ्स में ये वैल्यू फिक्स्ड है, इसको आप फिर कहीं और किसी और जगह पर यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पाई की ही वैल्यू है। बिल्कुल वैसे ही कोडिंग करते समय, प्रोग्रामिंग करते समय, है ना, कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका स्पेशल मीनिंग होता है जो कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर समझता है।
Okay, so these reserve words for special purpose and must not be used as normal identifier names. जब आप कोड कर रहे होते हो तो कोड करते समय कोई आइडेंटिफायर, कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन का नाम, क्लास का नाम डिफाइन करते हो ना, तो वहां पर इनको आप यूज नहीं कर सकते हो। अब ये कितने वर्ड्स होते हैं, तो ये इसके वर्ड्स के नाम मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। कुछ 35 से 38 वर्ड्स ही होते हैं, जिसमें फॉल्स, ट्रू, नन, एंड, अस, एज, एसर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इज, इन, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विद, इल्ड। ओके, तो ये जितने भी है ये वर्ड्स पहले से फिक्स्ड है, इनका अपना मीनिंग है जो पाइथन में फिक्स्ड है, इनको आप एज ए आइडेंटिफायर नेम, एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो। तो अब आइडेंटिफायर में हम क्या डिफाइन करेंगे मैम, अगर इनका यूज नहीं करेंगे तो सुनो, आइडेंटिफायर में जब भी आप कोड करते हो ना, तो वहां पे आपको यदि कोई नाम डिफाइन करना है, सपोज आप स्टूडेंट का नाम डिफाइन करना चाहते हो, तो आपने स्टूडेंट नेम लिखा, तो इस टाइप से आप आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स में ABCD XYZ में डिफाइन कर सकते हो आइडेंटिफायर्स के नेम। आप कोई क्लास बना रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कोई फंक्शन बना रहे हो, कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो व्हाटएवर नेम यू आर टेकिंग, बस कीवर्ड्स को छोड़कर किसी भी नाम को आप डिफाइन कर सकते हो। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करते हो या ईमेल आईडी क्रिएट करते हो, तो कुछ रूल्स होते हैं ना कि पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ईमेल आईडी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, जनरली होते हैं ना रूल्स, वही रूल्स यहाँ की आइडेंटिफायर्स के भी होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो कोड करते समय आप वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हो, किसी ऑब्जेक्ट का, क्लासेस का, फंक्शंस का जो नाम आप देते हो ना, वो नाम बेसिकली आइडेंटिफायर कहलाता है। एंड इसके कुछ रूल्स है कि ये कीवर्ड से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी हमने कीवर्ड देखे 38 कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स यहाँ आइडेंटिफायर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसेस अलाउ नहीं होती है, इसको आप लेटर्स से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, इसमें बीच में कहीं डिजिट्स को भी यूज कर सकते हो, स्पेस की जगह पर आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। इट डजंट स्टार्ट विथ नंबर्स, इट स्टार्ट्स विथ लेटर और एनी अंडरस्कोर सिंबल। ठीक है, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट और नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल्स देखना चाहोगे, देखो एग्जांपल्स। जो वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं वो कुछ इस तरीके से, माई फाइल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो Z के बाद 2 लिखा है, तो कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से नंबर बाद में यूज कर सकते हो, स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस की जगह पर अंडरस्कोर दे सकते हो। जो नॉट वैलिड है, इनवैलिड जो आइडेंटिफायर्स है वो कुछ यहां लिखे हुए हैं, देखो यहां पर डेटा हैश लगा दिया और रैक लिख दिया, हैश इज नॉट अलाउड, हाइफन इज नॉट अलाउड। 29 CLCT, भाई 29 नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है ना, अभी हमने देखा। ब्रेक यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ब्रेक ऑलरेडी कीवर्ड है, लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है पाइथन में, इसलिए उसको एज ए नेम यूज नहीं कर सकते हो। माई फाइल में आप डॉट नहीं लगा सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है सिर्फ एक, जिसको कहते हो आप अंडरस्कोर। तो जब भी कोड करो तो ध्यान रखना बेटा जी, वेरिएबल का नाम, आइडेंटिफायर का नाम जब भी डिफाइन करोगे, किसी भी क्लास फंक्शन का नाम, तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, और ये रूल्स बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ईमेल डिजाइन करते समय बनाते हो, है ना। चलो, अब लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। लिटरल्स वो डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पाई की फिक्स्ड वैल्यू 3.14 है, तो हम उसको यहाँ लिटरल कह सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है वो बेसिकली आपका लिटरल कहलाता है। इट अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स। अब अलग अलग टाइप के लिटरल्स होते हैं पाइथन में। पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल, जिसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को आप सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड या ट्रिपल कोट्स में क्या करते हो, कैप्ट करते हो, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिखा कि नेम इज इक्वल्स टू बरखा, ठीक है जी, मैंने ये लिखा। अब ये रॉन्ग है, ये तरीका रॉन्ग है। वाई? क्योंकि ये हम यहाँ पर नेम नाम का, ये नेम नाम का एक वेरिएबल हुआ, जिस वेरिएबल में आप ये स्ट्रिंग को, आप इन कैरेक्टर्स को असाइन करने की कोशिश कर रहे हो। बट ये असाइन कब होंगे? जब आप इसको बताओगे कि ये एक स्ट्रिंग है, तो ये डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड या ट्रिपल इन्वर्टेड में लिखे जाएंगे, तब ये स्ट्रिंग बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर जनरेट होगी। तो कोई भी कैरेक्टर, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर को भी आप एज ए स्ट्रिंग दे सकते हो डबल इन्वर्टेड में, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पे लिखा है 1, तो ये एक नंबर की तरह ट्रीट होगा, और उसी को यदि मैंने डबल इन्वर्टेड में लिख दिया तो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। तो ये स्ट्रिंग लिटरल की पहचान होती है कि इसको हम सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग स्टार्ट होती है एंड एंड होती है सेम लाइन से ही। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को आप जो है बैकस्लैश का यूज करके स्टार्ट करते हो और इसी से फिर एंड करते हो, ठीक है जी। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी आप दे सकते हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी आप दे सकते हो। जैसे यहाँ देखो text1 इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। ये डबल लाइन स्ट्रिंग देखो, हेलो लिखने के बाद में बैकस्लैश लगाया, अब आप दूसरी लाइन में स्ट्रिंग को कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है जी। और जो बैकस्लैश के बाद में यदि आप चाहते हो कि आप ट्रिपल कॉट से शुरू करना चाहते हो, तो ये ट्रिपल कॉट से भी आप शुरू कर सकते हो, यहाँ पे बैकस्लैश की जरूरत नहीं होगी फिर, ठीक
ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिखने के तरीके होते हैं। अब स्ट्रिंग के बीच में हम कुछ एस्केप कैरेक्टर्स का यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है। अब ये एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको लाइन चेंज करनी है ना, या आपको स्पेस अलाउ करनी है, तो उसके लिए कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे डबल बैकस्लैश यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश और स्टार और स्लैश यूज होता है कमेंट को स्टार्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए। कैरियज रिटर्न यूज होता है स्पेस देने के लिए। हॉरिजॉन्टल टैब होता है टैब स्पेस देने के लिए /t, है ना। कैरेक्टर 16 बिट हेक्स वैल्यू के लिए /u_xxxs इस तरीके से यूज होता है। और भी कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि /a आस्की के लिए यूज होता है, आस्की बैकस्पेस के लिए यूज होता है b, है ना। और फॉर्मेटेड फॉर्म फीड करना है आपको ff के लिए तो स्मॉल f यूज करते हैं, आस्की कैरेक्टर्स को शो करते हैं ये तीनों, ठीक है। लाइन चेंज करवाना है तो /n यूज करते हैं जिसको न्यू लाइन कहते हैं। जनरली जो यूज होते हैं वो /n /t /r ये ही यूज होते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करना चाहते हैं। बाकी ये सारी चीजें होती है, /v होता है, /triple होता है ऑक्टल वैल्यू के लिए, /v होता है वर्टिकल टैब के लिए, है ना, /xhh होता है हेक्स वैल्यू के लिए, और ये होता है 32 बिट के लिए, ठीक है, हेक्स वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से कुछ एस्केप सीक्वेंस होते हैं। वैसे जो कॉमन सीक्वेंस है वो मैंने बता दी है जो जनरली यूज होता है। अब ये तो बात हो गई स्ट्रिंग लिटरल की। नाउ वी कम ऑन द न्यूमेरिक लिटरल्स। अभी न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, तो स्ट्रिंग लिटरल की कहानी तो समझ में आई। न्यूमेरिक लिटरल्स में हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिक वैल्यूज दैट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। वन इज इंटीजर, क्योंकि अब देखो नंबर जब बात आती है नंबर तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। मैथ्स आपने पढ़ा है भाई, इंटीजर होते हैं, नॉन इंटीजर नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। वैरायटी ऑफ नंबर्स आर इन मैथमेटिक्स, राइट। तो यहाँ पे जब हम न्यूमेरिक लिटरल्स की बात करेंगे तो अगेन यहाँ हम सम टाइप्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज की बात कर रहे हैं। होल नंबर्स आ जाते हैं विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। इन शॉर्ट INT से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसमें डेसिमल नंबर्स और विदाउट डेसिमल नंबर्स आप दोनों यूज कर सकते हो। ऑक्टल फॉर्म में नंबर्स आते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म में आते हैं। अभी आपको ऑक्टल हेक्साडेसिमल तो क्लियर है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है। ऑक्टल वो नंबर जिसका बेस 7 होता है, जिसमें 0 to 7 नंबर्स होते हैं। हेक्साडेसिमल वो नंबर जिसका बेस 16 होता है, जिसमें 0 to 9 10 नंबर होते हैं, और A to F 5-6 नंबर और होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट पे आते हैं। तो इंटीजर नॉन डेसिमल नंबर्स की कहानी है, और फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई नंबर असाइन करती हूँ, फॉर एग्जांपल समझना, मैंने सपोज नेम ले लिया बरखा, और इस तरीके से मैंने डबल इन्वर्टेड में लिख दिया। अब सपोज कि मैं चाहती हूँ परसेंटेज ऐड करना, तो भाई मुझे मेरे परसेंटेज लिखना है, या परसेंटेज लिखना है, तो सपोज मेरे परसेंटेज 98 है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब 98.5 होंगे तो मैं क्या करूंगी, इस तरीके से असाइन करूंगी। तो जब आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आ जाता है आपका कौन सा लिटरल, इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल। जब आप डेसिमल नंबर असाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसको फ्लोट कहते हैं, जिसमें यहाँ देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के डेसिमल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। और होता है थर्ड लिटरल, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ना तो इंटीजर में होता है ना फ्लोट में होता है। ये इमेजिनरी टाइप नंबर्स होते हैं। क्लास 12th में होना, क्लास 12th में यदि मैथ्स लिया होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर आपने देखा होगा, जो A+IB के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। मतलब I मतलब ये वाला पार्ट इमेजिनरी होता है, ये वाला पार्ट रियल होता है। तो फॉर एग्जांपल 3 + 4i इस तरीके का कोई नंबर है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक आपका रियल नंबर है। इसका कॉम्बिनेशन कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, A+BI या BJ के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो इसको भी सपोर्ट करता है पाइथन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बूलियन लिटरल्स की तरफ। बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं, पाइथन में यूज होने वाले वो वैल्यूज होते हैं जिनकी सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है। मतलब आप जब 2 वैल्यूज को कंपेयर कराते हो तो या तो आपको ट्रू मिलेगा या तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को कहां स्टोर करवाओगे, इसके लिए कौन सी वैल्यूज यूज करते हैं, तो उसके लिए बूलियन लिटरल्स को यूज करते हैं, जिसकी 2 ही वैल्यू होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। सपोज आपके मार्क्स 40 से ज्यादा है तो यू आर पास, और 40 से लेस है तो यू आर फेल। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन की बेसिस पे या तो ट्रू या तो फॉल्स रिजल्ट तक पहुंच पा रहे हैं। तो वो कहां असाइन होती है वैल्यूज, वो कहां पे जाके स्टोर होती है, बूलियन लिटरल्स में। स्पेशल टाइप का लिटरल होता है पाइथन में, सिर्फ पाइथन में होता है ये स्पेशल लिटरल, जिसको कहते हैं नन। ओके, सो पाइथन इज वन स्पेशल लिटरल विच इज नन, जिसमें n कैपिटल होता है। याद रखना n क्या होता है, कैपिटल होता है। इसका मतलब होता है कि आपने किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाई है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर लिखा नेम इक्वल्स टू बरखा, ठीक है, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिखा परसेंटेज इज इक्वल्स टू 98.6
अंडरस्टैंड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सपोज एड्रेस स्टोर करवाना है, तो एड्रेस में मैंने अभी कोई एड्रेस स्टोर नहीं करवाया है, तो इसको खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो अभी हमें स्टोर नहीं करवाना है, तो हम इसमें नन वैल्यू को असाइन कर देते हैं, मतलब NONE नन असाइन कर देते हैं कि अभी एड्रेस नाम का वेरिएबल तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये एक स्पेशल टाइप का लिटरल होता है, ठीक है। बेसिकली इसका यूज आप टपल्स में, लिस्ट में भी कर सकते हो। चलो अब लिटरल्स की बात आती है, बात ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन पाइथन, जैसे C++, जावा में होते हैं, वैसे ऑपरेटर्स यहाँ भी होते हैं। जनरली इसका यूज किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, प्लस माइनस, इंटू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, है ना, सारे ऑपरेटर्स यहाँ दिखते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉर, एक्सॉर वगैरह। शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, वही लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं जो कि वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, यदि वैल्यू मिलती है तो ट्रू रिटर्न करते हैं, नहीं मिलती है तो फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो इज और इज नॉट नाम के तो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। कुछ रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी इन्हें कहते हैं। ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एंड और नॉट, जो लॉजिकली, जो आप लॉजिक्स अप्लाई करते हो ना, उन लॉजिक्स को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। इनकी ट्रूथ टेबल्स होती है, दो वैल्यू यदि ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, दो कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, ऐसे इनके काम होते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वैल्यू को असाइन करता है, जैसे कि अभी प्रीवियसली मैंने आपको यहां बताया कि हमने नेम में बरखा असाइन करवाया, तो ये असाइन कैसे हुआ बेटा जी, इस इक्वल के थ्रू। तो ये इक्वल क्या कहलाता है, इक्वल ऑपरेटर कहलाता है यहाँ पे बेसिकली आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर मैंने बोला कि भाई 5 इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे ये इक्वल का काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये असाइनमेंट का ही काम करेगा। वैसे असाइनमेंट के लिए भी रॉन्ग लिखा हुआ है। यदि आपको इक्वलिटी चेक करवाना है तो डबल इक्वल का यूज होता है, अदरवाइज सिंगल इक्वल किस लिए यूज होता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो सपोज आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, तो ये 5 a में असाइन हो जाएगा, मतलब मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा जिसको आप a से रिफर करोगे, वहां 5 असाइन होगा। यदि इक्वल चेक करवाना है तो बेटा डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, यह ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप इन और नॉट इन ऑपरेटर, किसी लिस्ट में, किसी अरे में, किसी भी रेंज में कोई वैल्यू है या नहीं है ना, तो इन और नॉट इन चेक करता है, ये भी ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स कुछ होते हैं जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे प्लस इक्वल हो गया, माइनस इक्वल हो गया, इनटू इक्वल हो गया, ठीक है, डिवीजन इक्वल हो गया। ये बेसिकली क्या करते हैं, सेम ही वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, अब मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या होगा, 5 की वैल्यू 1 से प्लस हो जाएगी और वापस ये वैल्यू जो 6 आएगी वो असाइन किस में होगी, a में ही हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इसका मतलब होता है कि a इज इक्वल्स टू आप a प्लस 1 कर रहे हो, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6 a में ही असाइन वापस से हो जाने वाला है। ऐसे आप माइनस भी करवा सकते हो, इंटू भी करवा सकते हो, डिवाइड भी करवा सकते हो, मॉड्यूलस भी कैलकुलेट करवा सकते हो, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर है, ध्यान रखना, ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। डबल इक्वल, इक्वल ऑपरेटर इक्वालिटी चेक करता है, नॉन इक्वालिटी चेक करना है तो इसका यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में, ठीक है जी। चलो तो ऑपरेटर्स क्लियर हो गए हैं। क्लास 11th में डिटेल में आपने पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो अब आपको इनका मतलब समझ में आ गया है। जब आप कोड करोगे और अब ये साइन यूज होंगे तो आपको समझ में आएंगे, है ना जी। नाउ कम टू द पंक्चुएटर्स। तो पंक्चुएटर्स क्या होते हैं मैम, जैसे कि आप इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस लिखते हो तो फुल स्टॉप लगाते हो जो बताता है कि सेंटेंस खत्म हुआ, कॉमा लगाते हो, आगे कुछ और सेंटेंस लिखते हो, ये बताता है कि भाई कॉमा के बाद में अभी कुछ और सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए बाकी है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिनोट करता है। क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल ऐसी कोड लिखते समय भी आपको कुछ पंक्चुएटर्स का यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे पैरेंथेसिस हो गया। कोई फंक्शन का नाम लिखते हो तो फंक्शन के नाम के आगे आपको पैरेंथेसिस लगाना होता है, जिसमें आप ये बताते हो कि ये फंक्शन कौन से आर्गुमेंट्स को लेगा, तो ये पैरेंथेसिस से बताते हैं। लिस्ट क्रिएट करते हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो, डिक्शनरी क्रिएट करते हो तो आप करली ब्रेसेस का यूज करते हो, ठीक है। कोई स्ट्रिंग को असाइन करते हो तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड का यूज करते हो। तो दिस ऑल आर दी पंक्चुएटर्स, ओके इन्हीं को क्या कहते हैं हम, पंक्चुएटर्स कहते हैं, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। क्लियर। चलिए अब एक बेसिक पाइथन का एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसको आप बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम के नाम से जानोगे। बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, जहां पे मैं आपको अब जितने भी अभी हमने टोकन्स देखे सब आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी। देखो यहाँ सबसे पहले तो लिखा हुआ है हैश लगा के, हैश का मतलब आप सिंगल लाइन कमेंट देख पा रहे हो, ठीक है। जब भी आप कोड करते समय कोई ऐसी लाइन लिखना चाहते हो जो कि इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ना करे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये 2 लाइन लिखी हुई है, डेफ सी यू प्रिंट टाइम टू से गुड बाय,
अब ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन आप ये बता रहे हो कि ये जो प्रोग्राम है वो पाइथन के स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे हैश में लिख दिया, है ना। अब इसके बारे में आप बता रहे हो कि ये हमने यहाँ पर डेफ से एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, जिसमें हमने कोई मैसेज प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज। अंडरस्टैंड कि इस पार्ट से यहां से एक फंक्शन की डेफिनेशन आप डिफाइन कर रहे हो, तो ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए जो हमने अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए लिखी है। तो कुछ ऐसा कोड जो आप चाहते हो कि इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ना करे, उसे कहते हैं कमेंट। इसको आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो कोड से रिलेटेड, जो कि आप कहां लिखते हो, हैश के साथ में आगे लिखते हो। ओके तो यहाँ पे ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है डेफ नाम से। डेफ कीवर्ड के साथ में आप फंक्शन का नाम लिखते हो, तो फंक्शन के आगे आपने देखो यहाँ पैरेंथेसिस लगा दिया, और किसी भी स्टेटमेंट को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हो तो कॉलन लग जाता है। फिर इसके बाद आपका मेन प्रोग्राम शुरू होगा। a इज इक्वल्स टू 15, तो 15 को a में असाइन करवाओगे। b इज इक्वल्स टू a माइनस 10, तो यहाँ पे छोटा सा ये एक्सप्रेशन है जिसमें माइनस करवा रहे हो वैल्यू को, तो माइनस ऑपरेटर यूज हो रहा है। फिर प्रिंट करवा रहे हो a+3 को, यहाँ एडिशन हो रहा है, प्रिंट फंक्शन इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद एक और ब्लॉक स्टार्ट किया इफ से, इफ फंक्शन का यूज किया हुआ है, ठीक है, और इफ स्टेटमेंट के अंदर आप प्रिंट करवा रहे हो a की वैल्यू, और यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हो रहा है b ग्रेटर देन 5। क्या b की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और ये बेसिकली ये प्रिंट स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट इफ का, वो यहाँ पर जो स्पेस दी हुई है उससे इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। इसको इंडेंटेशन कहते हैं। पाइथन में अपने आप इंडेंटेशन होता है, आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ब्लॉक्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इफ ब्लॉक यूज किया, बाकी लैंग्वेजेस में ना करली ब्रेसेस लगते हैं और इसके अंदर फिर कोड लिखे जाते हैं, है ना। तो अब ये ओपन करना, ये क्लोज करना, इट इज टाइम टेकिंग ना, कभी कभी यहाँ पर सिंटेक्स एरर भी आ जाती। पाइथन में ये रोल ही नहीं है। पाइथन में जो कोड करना है, इफ का आप इफ की कंडीशन लिखो, यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिकली, ये स्पेस ऑटोमेटिकली आएगी जहां से आप अपना कोड लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। तो इसको इंडेंटेशन कहते हैं। दूसरा एल्स का ब्लॉक है, देखो यहाँ भी स्पेस ऑटोमेटिकली, ये इसका प्रिंट स्टेटमेंट है। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई कि कोड करते समय आपको कितना इजी है, क्योंकि पाइथन में आप इस तरीके से जो भी कोड लिखते हो वो किसी ना किसी नाम से जाने जाते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ पंक्चुएटर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं, तो ये सब मिलके पाइथन में आप कुल मिला के कोड कर सकते हो, ठीक है। अब वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स क्या होते हैं समझो। देखो जब भी आप कोई वैल्यू कोड करते समय चाहते हो कि भाई इस वैल्यू पे आपको कैलकुलेशन करवाना है, आप चाहते हो कि आप 2 नंबर का एडिशन करवाना चाहते हो, ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि यूजर कोई भी 2 नंबर एंटर कर दे और वो ऐड हो जाए। या ऐसा कोई कोड करना चाहते हो कि आप कोई कैलकुलेटर डिजाइन करना चाहते हो। सपोज कैलकुलेटर में क्या होता है, जो भी बंदा कैलकुलेटर यूज करता है उसमें कुछ भी नंबर देगा उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो नंबर मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता होगा ना, तो इसके लिए जब हम कोड करते हैं ना तो उस नंबर को कहीं सेव करवाते हैं पहले। तो वेरिएबल्स प्लेस होल्डर्स होते हैं जहां पे जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है ना वो जाके स्टोर होती हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स नेम्ड स्टोरेज लोकेशन वेयर वैल्यूज कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल कि मुझे 5+10 करना है, तो डायरेक्टली 5+10 तो करेगा नहीं कोई प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को जब आप बनाओगे, क्रिएट करोगे, तो ये 5+10 डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, आप उसको किसी ना किसी जगह पर पहले स्टोर करवाओगे, ठीक है जी। तो सपोज 5 को आपने स्टोर करवा दिया ए में और 10 को आपने स्टोर करवा दिया बी में। फिर अब इन ए बी की वैल्यू बदलती जाएगी। अब यूजर यहाँ पे इन ए बी में कोई सी भी वैल्यू इंसर्ट करेगा और उसका एडिशन होगा, ठीक है। तो अब मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा ए नाम से, जहां पे वैल्यू बदलती जाएगी, 5 होगी, 15 होगी, 20 होगी, जो वैल्यू आप ए में स्टोर करवाओगे वो वैल्यू यहां स्टोर होती चली जाएगी, ठीक है। वहीं सिमिलरली बी नाम से एक स्टोरेज एरिया क्रिएट होगा जहां पे कुछ वैल्यूज स्टोर होगी, है ना। तो कंप्यूटर का लॉजिक ही यही है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग ही ऐसे करता है कि जब भी सीपीयू प्रोसेसर कुछ प्रोसेस कर रहा होता है बेटा जी, तो वो पहले मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है, मेमोरी से ही डेटा को उठाता है प्रोसेसिंग के लिए, ताकि वैल्यू प्रोसेसिंग के टाइम पर एट द टाइम ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर रहे, है ना जी। तो वही काम यहाँ वेरिएबल करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट इक्वल्स टू जैकॉब, तो जैकॉब नाम का जो स्टूडेंट है उसका नाम हम स्टोर करवा रहे हैं जिस वेरिएबल में, वो है स्टूडेंट वेरिएबल। तो मेमोरी में एक स्टूडेंट नाम का एक प्लेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा, जहां पे बेसिकली ये जो स्पेस है वो इस नाम को स्टोर कर रहा होगा। एज इक्वल्स टू 16 लिखा, तो एज नाम का एक स्पेस एरिया क्रिएट होगा, लोकेशन क्रिएट होगा जहां पे 16 स्टोर होगा। तो ये से हम कह सकते हैं वेरिएबल को क्या कह सकते हैं कि प्लेस होल्डर्स होते हैं, स्टोरेज एरिया को रिजर्व करके रखते हैं ताकि आप उसमें वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके। अब डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है ये समझो। इन पाइथन ना वेरिएबल्स आर लेबल्स फॉर वैल्यूज एंड कैन चेंज टाइप्स डायनेमिकली,
ठीक है जी। पाइथन में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स है ना, उन पे आप जो भी वैल्यूज देते हो ना, बेसिकली वो डायनेमिकली होती है। डायनेमिकली मींस व्हाट, कि सपोज x इक्वल्स टू 10 दिया, x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड दिया, दोनों वैलिड है। बाकी किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। यदि मैं C++ की बात करूं तो आपने यदि x इक्वल्स टू 10 लिखा है और तुरंत आपने x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो बेटा बेसिकली ऐसा नहीं होगा, इसके लिए अलग अलग चीजें जनरेट होंगी। लेकिन पाइथन क्या करता है यहाँ पर कि x नाम का जो एक वेरिएबल है वो दोनों को पॉइंट करेगा। इसी को डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। आपने पहले प्रोग्राम में x में 10 को स्टोर करवाया तो ठीक है, x में 10 को स्टोर हो गया। फिर जब आपने आगे चलकर x में हेलो वर्ल्ड लिखा ना, तो अब उसी सेम लोकेशन पर x 10 हट जाएगा और नई वैल्यू हेलो वर्ल्ड जाके स्टोर हो जाएगी। इसको कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग, कि एक वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज को टाइप करते समय या अपने कोड करते समय स्टोर करवा सकते हो। तो डायनेमिक टाइपिंग इसी को कह रहे हैं कि वेरिएबल एक होगा लेकिन उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो एट द टाइम ऑफ कोडिंग, एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग। आपको अलग अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाकी सारी लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम x इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं और y इक्वल्स टू हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहां पर क्या होता है, मेमोरी में अननेसेसरी दो स्पेस क्रिएट होती, एक x और एक y के लिए, और दोनों में फिर आप ये स्टोर करवाते हैं। अब आगे चलकर आपको कुछ और स्टोर करवाना होता तो नया वेरिएबल लेना पड़ता। इसीलिए पाइथन पॉपुलर है, क्योंकि आप एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो जब आपको जरूरत होती है उसके हिसाब से। इसी को डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। अब स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में डिफरेंस क्या है? वेरिएबल्स टाइप्स आर फिक्स्ड व्हेन डिफाइंड, दैट इज C++, जावा, इसमें यही होता है। और वही बात करें डायनेमिक टाइपिंग की, तो वेरिएबल टाइप्स कैन चेंज ड्यूरिंग रन टाइम, दैट इज पाइथन। दैट्स व्हाई पाइथन इज मोर पॉपुलर। ओके, तो ये इसका एक एडवांटेज है, एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो कोड करते समय आपको आसानी होती है। ठीक है। अब मल्टीपल असाइनमेंट्स इज ऑल्सो पॉसिबल, जो अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। ये भी इसका एक बेस्ट फीचर है जो पाइथन को डिफरेंट बनाता है बाकी लैंग्वेजेस से। जैसे मल्टीपल असाइनमेंट क्या, फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे क्या करना है, a में कोई और वैल्यूज को भी स्टोर करवाना है एट सेम टाइम। तो बेटा जी आप यहाँ पर a में 20 भी असाइन करवा सकते हो, 30 भी असाइन करवा सकते हो। तो एक समय में आप एक से ज्यादा असाइनमेंट कर सकते हो जो अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। या एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज, या एक जैसे बहुत सारे वेरिएबल में सेम वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकते हो। एंड दिस इज व्हाट लाइक दिस। देखो, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, a b c तीनों में आपने एक ही वैल्यू असाइन करवा दी। बाकी लैंग्वेजेस में इसको लिखने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10, c इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता, 3 लाइन ऑफ कोड बनते। बट पाइथन में आप एक सिंगल लाइन में कोड लिख सकते हो लाइक दिस। तो है ना इजी लैंग्वेज, आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होगा, एक ही मेमोरी लोकेशन होगी जिसमें ये वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में? देखो ये एग्जांपल तो दूसरे का लगा हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये 10 वैल्यू है, इसको a भी पॉइंट करेगा, b भी पॉइंट करेगा, c भी पॉइंट करेगा। तीनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज को आप मल्टीपल वेरिएबल्स में भी असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल x, y, z इक्वल्स टू 10, 20, 30। तो बेटा जी ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में पॉसिबल है। आपको x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, z इक्वल्स टू 30, 3 लाइन ऑफ कोड लिखने की जगह पर एक ही सिंगल लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करवा सकते हो। तो यहां पर अगेन वही चीज होगी कि 3 मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी, एक x के लिए, एक y के लिए, एक z के लिए, जहां 10, 20, 30 क्रिएट होगा। तो दोनों चीजें यहां पॉसिबल है। ओके, समझ में आया? नाउ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है, इसकी तो जरूरत पड़ती है। बिना इनपुट आउटपुट के तो कंप्यूटर सिस्टम पे आप काम ही नहीं कर सकते। वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपको यदि कुछ प्रोग्राम करते समय इनपुट देना है तो आप इसके लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हो। और आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम से कोई आउटपुट जनरेट हो तो उसके लिए हम आउटपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन होता है, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है ना। तो यदि हम बात करें इनपुट के लिए तो यूजर यूज करता है एक फंक्शन जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे जिस वेरिएबल में जाके वैल्यू स्टोर होगी वो वेरिएबल का नाम लिखना है, इनपुट फंक्शन का इनपुट फंक्शन लिखना है, और जो भी वैल्यूज या जो भी प्रॉम्प्ट आपको चाहिए वो आपको यहाँ लिख देना है। जैसे आपको वैल्यू एंटर करवानी है, एंटर द वैल्यू, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, एंटर योर एज, वॉट एवर यू वॉन्ट कि यूजर एंटर करे, तो इनपुट फंक्शन में यूज करोगे। अब इनपुट फंक्शन डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप में ही वैल्यूज को लेता है। उसको यदि आपको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है।
ये चीज आपको खास ख्याल रखनी है। तो कैसे लिखा, सपोज हमें यूजर से नाम इनपुट करवाना है तो हमने लिखा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन में प्रॉम्प्ट दे दिया व्हाट इज योर नेम। अब ये एज इट इज आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे कोड रन हुआ तो क्या दिखा, व्हाट इज योर नेम। अब यूजर यहाँ पे आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, यूजर यहाँ अपना नाम लिखेगा, जो नाम लिखेगा वो इस नेम वाले वेरिएबल में आके असाइन हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ a इक्वल्स टू 10, अगर ये 10 वैल्यू मुझे यूजर से लेनी है तो मैं क्या लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू इनपुट पे जाऊंगी फंक्शन में और यहाँ लिखूंगी एंटर नंबर। क्या लिखूंगी, एंटर नंबर। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, यहाँ यूजर अपने अकॉर्डिंग वैल्यू देगा रन टाइम पर जब आपका प्रोग्राम रन होगा, और यहाँ पे आप जब प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो डिजाइन टाइम पर ही आप वैल्यू असाइन कर दे रहे हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके जी, तो इनपुट फंक्शन समझ में आया। अब इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को ही लेता है, जो भी आप एंटर करोगे, आपने 10 भी एंटर करा तो वो स्ट्रिंग ही होगा, आपने कोई नाम भी एंटर करा तो वो स्ट्रिंग ही होगा। ओके, ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। लेकिन यदि उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करवाना है तो आपको इंटीजर फंक्शन का यूज करना होगा इनपुट फंक्शन के पहले, और यदि उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करवाना है तो आपको फ्लोट फंक्शन का यूज करना होगा। इसी को कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ओके, तो देखो इनपुट में आप यहाँ पे यूजर से जो भी इनपुट लोगे, सपोज कोई नंबर एंटर करवा रहे हो, एंटर परसेंटेज, तो यूजर ने यहाँ परसेंटेज एंटर किया तो इनपुट तो उसको स्ट्रिंग में लेगा, तो हमने इसके आगे इंटीजर नाम का फंक्शन यूज कर लिया। तो अब जो भी इनपुट होगा यहाँ पर वो इंटीजर नंबर में बदलकर फिर इस वेरिएबल में असाइन होगा। यदि डेसिमल वैल्यू होगी तो फ्लोट फंक्शन यूज करोगे तो वो डेसिमल वैल्यू में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इतना अच्छे से समझ में आया। ये इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो आराम से। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं आउटपुट फंक्शन की। तो बेटा जी आउटपुट फंक्शन कहलाता है आपका एक इकलौता फंक्शन पूरे पाइथन में जिसको प्रिंट फंक्शन के नाम से जानते हो। आपने अपनी लाइफ में पहला प्रोग्राम भी बनाया होगा तो एक मैसेज प्रिंटिंग का प्रोग्राम बनाया होगा। तो मैसेज प्रिंटिंग के लिए हम प्रिंट फंक्शन का ही यूज करते हैं क्लास 11th में 9th 10th में जब भी पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाया होगा तो, है ना। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज को प्रिंट करता है, आउटपुट को शो करता है, आउटपुट प्रिंट करके आपको स्क्रीन पे दिखाता है। यदि आपने प्रिंट में लिखा है हेलो डबल इन्वर्टेड में, तो एज इट इज ये जो आपने लिखा है ना मैसेज यहाँ पर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है या जो भी प्रिंट करवाना है आउटपुट, आपको उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करना होता है। ये उसका सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट्स, जो आपने यहाँ पे देख रहे हो ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये ऑप्शनल होते हैं। सेपरेटर का यूज कर सकते हो, न्यू लाइन एस्केप कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज मुझे हेलो के बाद में वर्ल्ड भी शो करवाना है ना, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो मैंने न्यू लाइन लगा के लिख दिया तो हेलो और उसके बाद में आएगा वर्ल्ड। तो आप ऐसे प्रिंट के साथ में क्या कर सकते हो, एस्केप सीक्वेंस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बात समझ में। किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी आप प्रिंट करवा सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने a इज इक्वल्स टू 10 लिखा और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया a की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू जब प्रिंट करवानी है तो a वेरिएबल का नाम लिखोगे बिना डबल इन्वर्टेड के, तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा बेटा जी, 10 दे देगा। लेकिन वही यदि आपने गलती से ऐसा लिख दिया, प्रिंट में डबल इन्वर्टेड में a लिख दिया, तो ये आपको a ही देगा क्योंकि यहाँ पे a वेरिएबल नहीं है, अब एक स्ट्रिंग बन चुका होगा। तो दिस इज द डिफरेंस कि यदि वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो बिना डबल और सिंगल इन्वर्टेड के लिखोगे, और यदि स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है कोई भी प्रॉम्प्ट या कोई भी मैसेज तो वो डबल इन्वर्टेड के अंदर आएगा। ओके जी, आप कुछ एग्जांपल से देखो। हेलो, तो यहाँ पे इसने स्ट्रिंग हेलो प्रिंट कर दिया। नंबर आप प्रिंट करवा रहे हो तो एज इट इज नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, किसी नंबर को आप कैलकुलेट करवाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 3.14 मल्टीप्लाई r इंटू आर। ठीक है, ये आपका एरिया कैलकुलेशन का प्रोग्राम है पाई आर स्क्वायर, तो वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। कोई भी आपको एक्सप्रेशंस लिखना है तो एक्सप्रेशंस को भी इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। तो प्रिंट फंक्शन ऐसे यूज होता है। नाउ कम टू द डेटा टाइप्स। तो पाइथन में बेटा जी कुछ डेटा टाइप्स भी होते हैं। अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक चीज आपको बतानी पड़ती है। ठीक है, कुछ भी उस इंटरप्रेटर को नहीं पता होता, आपको बताना है कि ये एक नंबर है, ये बेसिकली आपको स्ट्रिंग एंटर कर रहे हो, सारी चीज आपको लिखनी होगी कोड के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो भी आप एंटर करते हो, चाहे कोई नंबर हो चाहे कोई कैरेक्टर हो, उसको एक डेटा टाइप के फॉर्मेट से जाना जाता है। तो वॉट एवर यू आर टाइपिंग, यू आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ कोड ना, हर एक वैल्यू, हर एक जो भी एंटर करोगे उसका टाइप होता है। तो डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा, सेट ऑफ वैलिड ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस फॉर इट। पाइथन ऑफर्स बिल्ट इन कोर डेटा टाइप्स। ठीक है, इंटीजर जैसे कि लिटरल नहीं होते, न्यूमेरिक लिटरल जो बताते हैं इंटीजर है, फ्लोट है, नंबर, वैसी इंटीजर होते हैं कुछ जो कि इंटीजर डेटा टाइप को बताते शो करते हैं। ठीक है, आपने कोई नंबर एंटर करा तो वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, आप कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हो। आप कोई डेसिमल वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्लोट टाइप का डेटा वैल्यूज का यूज करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब वही इमेज
इमेजिनरी नंबर a प्लस आई जी के फॉर्मेट में होगा, रियल नंबर के फॉर्मेट में होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेटा टाइप कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाइथन के कोर डेटा टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आपका नंबर्स, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, जो भी हमने 4 देखे वो आ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे डील करते हैं। ठीक है, बुलियन होता है जो कि कंपैरिजन के बाद में ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, बुलियन सबसे अलग है ना। उसके बाद आता है नन, जो किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू आप असाइन नहीं कर रहे हो तो आप नन असाइन कर सकते हो, नन टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हो, है ना। आ रही बात समझ में, ये हमने पढ़ लिया। एक होता है सीक्वेंस। अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मेरे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, एक हिंदी का वेरिएबल बनाऊंगी जिसमें हिंदी के मार्क्स लिख दिए, एक इंग्लिश नाम का वेरिएबल बनाऊंगी ENG जिसमें इंग्लिश के मार्क्स लिख दिए, है ना, एक साइंस नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें साइंस के मार्क्स लिख दिए। ठीक है, अब मैं ऐसे 5 सब्जेक्ट के लिए 5 बार मुझे 5 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। What about कि मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मैं यहाँ पर एक ऐसा लिस्ट क्रिएट कर दूं कि एक ही वेरिएबल में सब असाइन हो जाए। तो यहाँ पर आप सीक्वेंसेस का यूज करते हो। सीक्वेंसेस को कैसे यूज करते हैं, तो सीक्वेंसेस में हम क्या कर देते हैं, सपोज मैंने मार्क्स नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं 90, 88 और 70 हिंदी, इंग्लिश, साइंस के मार्क्स स्टोर करवा दे रहे हैं। सो दिस इज नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट। ये मैंने लिस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, और वही टपल भी होता है, लिस्ट भी होता है। ये सब हम आगे सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं बहुत। स्ट्रिंग की कहानी तो आपको समझ में आ ही चुकी है, जो डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड में हम लिखते हैं, है ना। अब आ जाता है नेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप, दैट इज मैपिंग्स। अभी भाई मैपिंग्स क्या होता है, ध्यान से समझना। मैपिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप वैल्यूज को रिलेट कर रहे होते हो, रेफरेंस कर रहे होते हो, तो उस टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो डिक्शनरी कहलाता है, जिसको कर्ली ब्रेसेस से क्रिएट किया जाता है, जहां पे आप की और वैल्यू पेयर को डिफाइन करते हो। ठीक है, की वैल्यू पेयर। सपोज मैंने इस तरीके से एक डिक्शनरी क्रिएट करा कि नेम नाम से मैंने बता दिया कि नेम यहां पर बरखा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका की और ये हो गया इसका वैल्यू। तो ऐसा जो कर्ली ब्रैकेट्स में आप पेयरिंग करते हो ना, मैप करते हो आप, नेम में बरखा असाइन किया गया इस तरीके से, तो ये बेसिकली आपका डिक्शनरी कहलाता है, जो कर्ली ब्रैकेट्स में क्रिएट होता है। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, टपल पैरेंथेसिस में होता है, जैसे फंक्शंस होते हैं। स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में लिखते हैं। बस दीज आर दी बेसिक्स जो आपको ध्यान रखने, जो कोड करते समय हम गलत कर देते हैं। अब डेटा टाइप्स म्यूटेबल भी होते हैं और इम्यूटेबल भी होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ध्यान से समझना। इसका मतलब है मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई जिन वेरिएबल की वैल्यू को आप मॉडिफाई कर पा रहे हो वो म्यूटेबल, और जिन वेरिएबल की वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो वो इम्यूटेबल हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा यहाँ पे p इक्वल्स टू 10, q इक्वल्स टू 20 फॉर एग्जाम्पल समझना, या हम ऐसा मान लेते हैं कि q इक्वल्स टू p ही कह देते हैं। ठीक है, p इक्वल्स टू 10, q इक्वल्स टू p। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा 10, जिसको p भी पॉइंट करेगा, जिसको q भी पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इन केस मैं बोलती हूँ कि p इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो q की वैल्यू भी p ही है। तो यहाँ पे जब इसी पर्टिकुलर वैल्यू में चेंजेस हो गए, यहीं आकर 10 की जगह पे 5 हो गया, तो ये म्यूटेबल है ना। बात समझ में आई कि एक ही लोकेशन में आपकी वैल्यूज बदलती चली जा रही है, स्टोर होती चली जा रही है, तो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस हो जाते हैं और वो उसी सेम मेमोरी लोकेशन पर होते हैं, तो वो म्यूटेबल कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा p की वैल्यू 5 और वो यहाँ स्टोर ना होकर अलग से एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, नई मेमोरी लोकेशन जहां पे 5 स्टोर हुआ, तो 10 तो था ही, ये मेमोरी लोकेशन तो पहले से चली रही थी, एक और नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो p है वो पहले 10 को पॉइंट कर रहा था, अब 5 को पॉइंट कर रहा है, दोनों मेमोरी लोकेशन अलग अलग क्रिएट हुई है, तो ये इम्यूटेबल, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन पे आप चेंजेस नहीं कर पाए हो। जब एक मेमोरी लोकेशन पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है तो म्यूटेबल नहीं होती है, तो इम्यूटेबल। दिस इज हाउ अबाउट म्यूटेबल, इम्यूटेबल। तो पाइथन म्यूटेबिलिटी को सपोर्ट करता है, मतलब सेम मेमोरी एड्रेस पर नई वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट। ओके, सो द टाइप्स दैट डू नॉट सपोर्ट द प्रॉपर्टी आर इम्यूटेबल। जो टाइप इसको नहीं सपोर्ट करता है वो इम्यूटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट जो अभी हमने देखा वो इम्यूटेबल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन लिस्ट और जो डिक्शनरीज है ये म्यूटेबल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स ये म्यूटेबल होते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग वगैरह जो होती है वो इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट के एलिमेंट को एक्सटेंड कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट को बदल सकते हो, डिक्शनरी के एलिमेंट को बदल सकते हो, लेकिन जो बाकी की जो डेटा टाइप्स है वो इम्यूटेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CH के एक लिस्ट है जिसमें 2, 4, 6 है। अब ये 0, 1 और 2 पोजिशन पर है। 1 वाले एलिमेंट को आपने बदल दिया, 4
4 से आपने इसको 40 कर दिया, तो एक ही लिस्ट में ये एक लिस्ट क्रिएट हुई, इसमें 2, 4 और 6 था, ये 0 लोकेशन पे, 1 लोकेशन पे, 2 लोकेशन पे, इस 1 वाली लोकेशन के नंबर को बदलना है, 4 से 40 कर दो, तो इसी में ही चेंजेस हुए हैं, एक अलग से लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, इसी में चेंजेस हुए हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज म्यूटेबल। तो अब म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें डिफरेंस आएगा तो लिखकर आ जाओगे, ठीक है जी। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स, लिटरल्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं करते हो, मैंने लिखा इस तरीके से 2 × 3 + 5, तो ये क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेशन हो गया जहां कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जिसमें कुछ स्ट्रिंग्स भी आती है, कुछ नंबर्स भी आते हैं, कुछ ऑपरेटर्स भी आते हैं, जितनी चीजें अभी हमने पढ़ी है वो सब आ जाते हैं। कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से भी हो सकते हैं, 5 > 6 < 6। तो एक्सप्रेशंस में ऑपरेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, जिनको आप कैलकुलेट करते हो। अब इनको कैलकुलेट करने का अपना एक तरीका होता है जिसको आप कहते हो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स है, यहां आ जाओ, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की मदद से ही आप एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट की। जैसे आपने मैथ्स में बॉडमास रूल पढ़ा होगा ना, बॉडमास रूल क्या कहता है कि बेटा पहले जो होता है ब्रैकेट सॉल्व होता है। सपोज मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 4 + 3 / 6 और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज × 3, तो अब मैंने कहा कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर डिवीजन होगा। तो बॉडमास रूल यही कहता है कि भले ही डिवीजन बड़ा नंबर है, भले ही डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आप इस डिवीजन को अप्लाई करोगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 + 3 दैट इज 7 होगा, 6 × 3 = 18 होगा, फिर इन दोनों नंबर को आप डिवाइड कर पाओगे। तो यही एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होता है, फिर एक्सपोनेंशिएशन होता है, मतलब पावर कैलकुलेट होती है, फिर आपका होता है बिटवाइज नॉर ऑपरेटर, फिर उसके बाद आते हैं पॉजिटिव निगेटिव ऑपरेटर्स, फिर आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ओके, एंड देन उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर इस तरीके से ये जो है डिक्रीज ऑर्डर में जाती जाती है। तो इसकी जो प्रेसिडेंस है वो है लोएस्ट से हाईएस्ट, मतलब बॉटम टू अप इसकी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन में जब आप कुछ सॉल्व करते हो तो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है ब्रैकेट्स की। यदि पैरेंथेसिस नहीं होते तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो, जो प्रेसिडेंस है, फिर आपका सॉल्व होगा आपका एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन नहीं तो डिवीजन होगा, डिवीजन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है a, b 3,6, तो a में आ गया आपका 3, b में आ गया आपका 6। अब एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है आपका, c = b / a। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? इसी की है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले 3 से 6 को डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा भाई 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 फिर जाके सी में असाइन होगा, ठीक है। और ऐसे ही ये सारे ऑपरेटर्स भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है जी। तो ये इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। डन, आगे बात समझ में एक्सप्रेशंस। अब होता है यहाँ पे टाइप कास्टिंग, जो अभी मैंने आपको बताया इनपुट फंक्शन में हमने देखा था टाइप कास्टिंग, कि आप टाइप को कन्वर्ट कर देते हो। यदि आप कोई डेसिमल वैल्यू चाहते हो तो आप उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर चाहते हो तो उसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपको करना है। पाइथन बेसिकली टाइप कास्टिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक टाइप में वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको टाइप कास्टिंग कहा जाता है। एक्सप्लिसिट मतलब सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 25.6 और इसको यदि मैं प्रिंट करवाती हूँ, या 25 लिख देते हैं, सपोज हमने लिखा सिर्फ 25, इसको प्रिंट करवाऊंगी तो 25 आएगा, ठीक है। अब मुझे इसको डेसिमल नंबर में चाहिए तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ फ्लोट, तो ये 25 रिटर्न नहीं होगा, अब ये रिटर्न होगा 25.0, ठीक है। तो बेसिकली इसी को टाइप कास्टिंग कहा जाता है, कि आप किसी भी नंबर को टाइप फंक्शन की मदद से, किसकी मदद से, टाइप फंक्शन की मदद से, फ्लोट नहीं लिखेंगे यहाँ, हम टाइप फंक्शन लिखेंगे, टाइप फंक्शन की मदद से टाइप कास्टिंग करवा सकते हो। तो डेटा टाइप लिखते हो आप, जो भी फ्लोट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो इंटीजर ऑफ b, ठीक है, लेकिन आपको टाइप फंक्शन का यूज करना होगा, तभी वो वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट होगी। इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, अगर ये कन्वर्जन करवाना है, जैसे हमने इनपुट फंक्शन में देखा था, बिल्कुल वैसे यहाँ टाइप फंक्शन का यूज करते हो। और टाइप फंक्शन क्या बता देता है, फिर टाइप बताता है कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैसा है, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ओके। टाइप फंक्शन आपको टाइप बताता है, वैल्यू का डेटा टाइप। नाउ कम टू द लाइब्रेरी फंक्शन। इसके बाद में इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करेंगे। अब कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि पाइथन में पहले से बने बनाए होते हैं,
तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम पूरा पाइथन का जो बेसिक वाला पार्ट है वो इस एक वीडियो में जो आपने क्लास 11th में 2 से 3 चैप्टर्स में पढ़ा, पूरे साल भर पढ़ा, वो खत्म कर देंगे। तो बस खत्म होने वाला है, लाइब्रेरी फंक्शंस के बाद में हम इसको खत्म करेंगे। पाइथन में बने बनाए कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पॉपुलर है। यहाँ आपको कोड नहीं लिखना होता है, बस आपको यहाँ पर यूज करने होते हैं सीधे सीधे फंक्शन, सिंगल लाइन ऑफ कोड में आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो अब वो फंक्शंस क्या हैं? वो फंक्शंस हम देख रहे हैं यहाँ पर मैथ लाइब्रेरी के। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज है पाइथन में, पेंडास, नंपाई, एडवांस लाइब्रेरीज है। अभी हम सिंपल सी एक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, मैथ लाइब्रेरी की, जिसमें बेसिकली आपको मैथ नाम का एक मॉड्यूल होता है जिसको आपको इंपोर्ट करना होता है यदि इनके फंक्शंस को आपको यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होती है, लाइब्रेरी में शेल्फ होती है, शेल्फ में बुक्स होती है। अब आपको सपोज की लाइब्रेरी में जाके कंप्यूटर साइंस की बुक सर्च करनी है, सुमिता अरोरा की, तो क्या करोगे आप? पहले तो लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स कैसे अरेंज है? शेल्फ में अरेंज है। हर एक शेल्फ के ऊपर टैग लगा होता है कि ये साइंस का डिपार्टमेंट है, ये मैथ का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर लाइब्रेरी में भी अलग अलग शेल्फ होती है। फिर आप उसमें जाओगे, कंप्यूटर साइंस वाले शेल्फ में जाओगे, वहां से फिर आप अपनी क्लास सर्च करोगे कि क्लास 12th, और उसमें से फिर अपनी बुक निकालोगे, है ना। बिल्कुल वैसे ही यहां भी होता है। पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको अलग अलग मॉड्यूल्स में सेव किया जाता है। तो मॉड्यूल्स कहां होते हैं? लाइब्रेरीज में। तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो हर एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ऐसे यदि हम एक मॉड्यूल की बात करें, मैथ मॉड्यूल की, जिसको आपको पहले इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करने के बाद में आप इस मैथ मॉड्यूल के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको क्विकली आसानी से यूज कर सकते हो। पहला फंक्शन है यहाँ पर सील फंक्शन। सील फंक्शन क्या करता है? अब जब भी आप इस मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करोगे तो आपको डॉट लगा के उस मॉड्यूल का नाम लिखना होगा। ठीक है, सपोज आपने लिखा इंपोर्ट मैथ, ठीक है, तो आप मैथ मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कर लिया, इस लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट कर लिया, तो मैथ डॉट लगा के उस फंक्शन का नाम लिखोगे। ठीक है, और फंक्शन के अंदर उसका पैरामीटर दोगे। तो बहुत सारे फंक्शन है जो मैथ मॉड्यूल सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सील फंक्शन। सील फंक्शन का काम होता है रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन जो नंबर आप यहां पास करोगे ना, उस नंबर से स्मॉलेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि यहां हमने सील फंक्शन में पास कर दिया 1.03, तो 1.03 नंबर से छोटा नंबर नहीं होगा, लेकिन सील फंक्शन आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहां इसने रिटर्न किया 2.0। यदि आपने लिखा है यहां पर -1.03, तो -1.03 से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन रिटर्न करेगा आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू -1.0। सिमिलरली ऐसे ही होता है एक और फ्लोर फंक्शन। पहले फ्लोर सीख लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्लोर फंक्शन क्या करता है? सील के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल होता है। Floor function returns largest integer, greatest integer, but not greater than the number that you have passed in the floor parameter. ठीक है, यहां देखो फ्लोर लिखा हुआ है, मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन 1.03, इससे ग्रेटर रिटर्न नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये 1.0 रिटर्न कर रहा है। नाउ -1.03, तो यहाँ ये -2.0 रिटर्न कर रहा है। -1 से -2 छोटा होता है ना जी। समझ गए? तो सील और फ्लोर फंक्शन समझ में आए। अगला होता है एसक्यूआरटी फंक्शन, जो स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर सुना है ना, 25, 16, वो रिटर्न करेगा। तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करना है, जो भी नंबर दोगे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसक्यूआरटी 81, तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, तो इट रिटर्न्स 9। आई बात समझ में? सिमिलरली होता है EXP फंक्शन, जो कि एक्सपोनेंशिएशन रिटर्न करता है। जो भी नंबर दोगे उसको एक्सपोनेंशिएशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लॉग में नहीं होता है लॉग ई की वैल्यू एक्सपोनेंशिएशन की वैल्यू आप लिखते हो, वैसे ही। तो आपने लिखा लॉग मैथ डॉट EXP फंक्शन लिखा, उसमें यदि आपने 2.0 लिखा तो ये रिटर्न करेगा e की पावर 2, एक्सपोनेंशिएशन में आपको नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, फैब्स फंक्शन पे आते हैं। फैब फंक्शन क्या रिटर्न करता है? फैब एस, ये बेसिकली रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। जो भी नंबर यहाँ पास करोगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने -1 लिखा है तो 1 रिटर्न करेगा, आपने +1 लिखा है तो 1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? विदाउट साइन रिटर्न करता है। यहाँ लिखा है 1, तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, -1 लिखा है तो भी 1 रिटर्न कर रहा है, वो भी फ्लोट में। ओके, लॉग फंक्शन होता है जो लॉग की वैल्यू रिटर्न करता है। अब लॉग भी आपने सुना होगा, log 10, log 1 की वैल्यूज होती है। हर एक लॉग की कोई ना कोई वैल्यू होती है। लॉगरिथम का एक टेबल होती है जिससे हम लॉग की वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे लॉग के लिए फंक्शंस बने हुए हैं बेटा जी, आपको कोई कोड नहीं लिखना है ना। तो मैथ डॉट लॉग फंक्शन यूज करा, उसमें नंबर और बेस दे दोगे, तो जैसा नंबर जैसा बेस होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आएगी। सपोज आपने लिखा मैथ डॉट लॉग 1.0, तो उसकी वैल्यूज आ गई। log 1 की वैल्यू 0 होती, 1 होती, वही रिटर्न होगी। 1024
24,2, तो इसकी वैल्यू बेस 2 के साथ में रिटर्न होगी। ठीक है जी। नाउ log 10 नाम का भी एक फंक्शन होता है, तो log 10 लिखोगे तो log 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है ना, तो वो 1 रिटर्न हुई। पावर फंक्शन होता है जो कि नंबर की पावर कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, तो पावर फंक्शन में आपको दो चीजें देनी होती है, एक तो नंबर और दूसरी इसकी पावर। सपोज 5 की पावर 2 कैलकुलेट करना है, तो 5 और 2 दोनों दोगे, है ना। तो यहाँ लिखा है देखो मैथ डॉट पावर फंक्शन 3,0, तो 3 की पावर 0 मतलब 1 कैलकुलेट हो जाएगा। 4,2, तो 4 की पावर 2 मतलब कि 4 का स्क्वायर दैट इज 16 कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो SQRT स्क्वायर रूट रिटर्न करता है, पावर फंक्शन पावर कैलकुलेट करके देता है, दोनों में डिफरेंस है ना। नाउ साइन कॉस एंड टेन, अब साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सुने होंगे आपने, है ना। आपने 10th में भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन, और अभी आप 12th में हो 11th में हो वहां भी देखा होगा। तो बेटा जी साइन कॉस टेन के लिए भी बेसिकली मैथ वाले मॉड्यूल में बने बनाए फंक्शंस है, इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैथ डॉट साइन फंक्शन, मैथ डॉट कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन यूज कर लो, और जिस भी किसी आर्ग्यूमेंट को यहाँ पास करोगे, सपोज साइन 30 पास करा, साइन कॉस 90 पास करा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो भी वैल्यू आप रिटर्न करोगे। बस यूज कैसे करना है, मैथ डॉट साइन ब्रैकेट में फंक्शन के आर्गुमेंट आपको पास करने होंगे। सिमिलरली डिग्रीज फंक्शन होता है और रेडियंस होता है, ये भी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही यूज होते हैं। 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, रेडियन में कन्वर्ट कर देना है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी यहाँ फंक्शंस बने हुए हैं, मैथ डॉट डिग्री, मैथ डॉट रेडियंस। डिग्री में जो वैल्यू दोगे तो उसकी डिग्री में आंसर रिटर्न हो जाएगा, जो भी वैल्यू आप यहाँ दोगे, और यहाँ जो भी डिग्री में दोगे वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट इज एफ मोड फंक्शन। एफ मोड फंक्शन क्या करता है, मॉड फंक्शन पता है ना जो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो मॉड और एफ मोड में क्या डिफरेंस है वो समझो। देखो, इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मॉड्यूलस, it returns the result with the sign of x and with the more precision। मतलब कि जब दो नंबर डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर रिटर्न होता है, रिमाइंडर रिटर्न करने वाला फंक्शन मॉड्यूलस होता है, जिसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। बट ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये नॉर्मल वैल्यू रिटर्न कर देता है विदाउट डेसिमल। एफ मॉड फंक्शन आपको डेसिमल के साथ में, वो भी साइन के साथ में वैल्यू रिटर्न करके देता है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है वो सब रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 7.4, तो 7.43 से डिवाइड होगा, तो ये इतनी पूरी वैल्यू एज ए रिमाइंडर आपको रिटर्न हुई है, देखो डेसिमल के साथ में। यदि आपने -7.43 दिया है तो ये आंसर आपको माइनस के साथ में रिटर्न करके देगा। तो ये बेसिकली एफ मॉड फंक्शन का काम होता है। ठीक है जी, चलो अच्छा फैक्टोरियल और जीसीडी भी है, इसके बाद खत्म होगा, देखो है ना जी। चलो तो फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है, फैक्टोरियल सुना, इसका प्रोग्राम आता है, क्लास 11th में भी आता है, क्लास 12th में भी आता है। फैक्टोरियल बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि यदि आप 5 का फैक्टोरियल निकालते हो तो आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, जब तक कि 1 नहीं आता है तब तक एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाते हो। तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। तो इसके लिए भी कोड नहीं करना आपको 4-5-6 लाइन का, जैसे C++ जावा में आपको यहाँ पे पूरा लूप चलाना पड़ता है और फिर इसका कोड करना पड़ता है। वाई पाइथन इज इजी, दैट्स वाई बिकॉज यहाँ पे फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन ही बना दिया, तो आपको बस नंबर पास करना है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, ये कैलकुलेशन वगैरह सब अपने आप हो जाएगा। ये फंक्शन का काम ही, इस फंक्शन का पूरा डेफिनेशन ऑलरेडी मैथ मॉड्यूल में डिफाइन है। ठीक है, तो यदि आपने लिखा फैक्टोरियल 4 तो 24 आया, फैक्टोरियल 6 तो 720 आया, समझ में आया। तो पाइथन में एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है जी, जिसका बस यूज करो और अपना काम करो, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी लेंथी कोड की जरूरत नहीं होती। एक होता है जीसीडी फंक्शन जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को फाइंड आउट करके देता है। अब यदि जीसीडी फाइंड आउट करना होता है तो इसके लिए भी बहुत बड़ा कोड लिखना होता है, 3 से 4 तो इफ एल्स स्टेटमेंट लग जाते हैं यदि C++ जावा में यूज करोगे, और वहीं यदि ये पाइथन में यूज करोगे तो आपके जो 10 लाइन ऑफ कोड है ना वो एक सिंगल सी लाइन ऑफ कोड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। math.gcd नाम का बना बनाया फंक्शन है, बस आपको नंबर पास करना है, उसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आपके सामने होंगे आउटपुट में। ठीक है जी, तो अब समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहां तक। पाइथन का बेसिक्स हमने यहां पर एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लिया है, जो आपने पूरे साल क्लास 11th में पढ़ा है। होपफुली आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब अगले वीडियो में हम पाइथन रिवीजन टूर 2 पे बात करेंगे, जिसमें हम एडवांस टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। सो भाई क्लास 12 CS वाले पैनिक होना बंद हो जा, क्लास 12 CS IT IP सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब आपकी बरखा मैम के चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स अवेलेबल है। तो नोट्स के लिए जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रैक्टिकल के साथ में मैं सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।